अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं, काइंडली वो ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में, और आप लोग जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं ज़रा मुझे कंफर्म करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर आ रही है। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, क्लियर आ रही है। सही है, बिलाल भाई कह रहे हैं क्लियर है, मलिक भाई भी कह रहे हैं क्लियर है। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग ईयरली मेंबर्स? और हम मंथली ग्रुप में भी चेक कर लें। ठीक है, मलिक भाई यहाँ पे भी कह रहे हैं क्लियर है। जी, तो आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो इस साल ये हमारी इस साल की जो है लास्ट क्लास है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोग अभी ज़रा जैसे जैसे थोड़े से लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अच्छा, आज आप लोगों को मैं थोड़ी सी वीकली रिवीजन करा दूंगा। जो हमने इस वीक के अंदर जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़ा है, वो आपको मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दूंगा। बाकी गाइड में तो डिटेल वीडियो है ही उन टॉपिक्स पे। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सही है। जी, तो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है? अभी बस थोड़ी सी देर में हमारे साथ थोड़े से कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अच्छा, मुझे ये कंफर्म कर दें कि मेरी वीडियो स्ट्रीम अभी सही आ रही है आपके पास? वीडियो स्ट्रीम और वॉइस। लास्ट टाइम मुझे ज़रा क्लियर कर दें, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, मलिक भाई इराक़ से देख रहे हैं, फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा, साउंड स्लो है। सरदार भाई, मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा था, अब ज़रा आप मुझे कंफर्म कर दें कि आप सही आ रहा है सब। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही है। साउंड स्लो है। सरदार भाई कह रहे हैं साउंड स्लो है, बाकी सब कह रहे हैं क्लियर है साउंड। मेरे पास से तो वॉल्यूम वैसे सेट हुआ हुआ है बिल्कुल। ठीक है, सरदार भाई कह रहे हैं आप क्लियर है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, चलें फिर, जैसे ही हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, बस अब हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा हम बिटकॉइन की अपडेट से बढ़ते हैं। ठीक है, बिटकॉइन की अपडेट से हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ बिटकॉइन की अपडेट। अच्छा, बिटकॉइन को मैंने डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं लाइव सेशन कर रहा था, मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक चार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसको मैं आपसे अभी भी करूँगा। उसको देख के मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ लो लग रही है, कोई इतनी खास नहीं लग रही, यहाँ से गिरने के चांसेस इसके थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो मार्केट देखिए, कल मैंने आपको बताया था डेली में, यहाँ से कैंडल ने बाउंस बैक किया था। कल की ये जो हमारी कैंडल है, यहाँ पे इस वक्त कल की अपडेट में डेली में मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है 16,460 से, लेकिन बाउंस बैक कितना किया है? सिर्फ 200 से $250 तक का फ़र्क आया है बीटीसी की उसमें, कि इसने 200 से लेकर $250 तक गेन किया है। कोई इतना ख़ास इसके अंदर मुझे अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा इस कैंडल पे। तो मैंने आपको कल ये अपडेट में बताया था डेली में। तो देखें, मार्केट के अंदर वॉल्यूम लो था, आज की कैंडल हमें रेड देखने को मिल गई, और करंटली प्राइस भी 16,500 के अंदर चल रहा है डेली के अंदर। और आप ये देखें कि इतने दिन से, मतलब पिछले प्रीवियस में यहाँ पे देखूँ तो कुछ ना कुछ एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, कि जो प्राइस था वो बार बार EMA 10 को टेस्ट करने जा रहा था। यहाँ टेस्ट कर रहा है, यहाँ टेस्ट कर रहा है, यहाँ 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 तक इवेंट प्राइस ने EMA 10 को टेस्ट किया है डेली के अंदर, इस जोन के अंदर। अगर प्रीवियस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 कैंडल तक प्रीवियस डे की जो गुजरी हैं, उसमें EMA 10 को प्राइस ने टेस्ट किया है ड्रॉप होने के बाद भी। लेकिन आप इन दो कैंडल्स के अंदर देखें, इन्होंने 2 दिन से EMA टेस्ट भी नहीं किया। यानी EMA टेस्ट से हमें EMA 10 से हमें मिलती है रिजेक्शन,
ये इवन उस जोन तक भी बिटकॉइन नहीं जा पा रहा है, EMA10 तक। जो EMA10 की हमें डेली में हमारी रेजिस्टेंस बन रही है $16,710 पे है, यहाँ तक भी प्रीवियस 2 दिन से EMA10 को टेस्ट नहीं किया प्राइस ने। इससे आप अंदाज़ा करें कि मार्केट में स्लो, वो जो वॉल्यूम है मार्केट में कितना स्लो चल रहा है। और अगर मैं आपको ये देखें जूम यहाँ पे डेली में करके दिखाऊँ ना, तो आप ये देखें सपोर्ट हमारी ब्रेक हुई भी है, 16,500 के नीचे चल रहा है डेली में इसका प्राइस। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोजिंग हमारी आज देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देखें कैंडल क्लोजिंग हमारी यहाँ टेस्ट हुआ था, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल 16,500 के अंदर प्राइस आया, लेकिन क्लोजिंग हमारी ऊपर हुई थी। अब यहाँ पे भी हमारी क्लोजिंग ऊपर हुई थी, लेकिन अगर आज देखें तो क्लोजिंग हमारी नीचे अगर हो गई ना आज इस EMA बोल रहा हूँ 16,500 के नीचे, तो यहाँ पे EMA10 को वापस टेस्ट करना भी फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैंडल क्लोजिंग ये अभी होती भी अच्छी नहीं दिख रही है। अगर ये हो गई तो फिर ये एक बिटकॉइन के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे थोड़ा सा एक सिनेरियो डिस्कस करूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी हम देख सकते हैं कि जब BTC इस जोन के अंदर आता है, यहाँ पे मैं आपको डेली में मार्क करके दिखा रहा हूँ, जब इस जोन में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर हम प्रीवियस कुछ डेज बैक जाएं तो कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन फिर बाउंस बैक भी अच्छा देखने को मिला है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम किस वक्त आ रहा है और किस टाइम पे आ रहा है। यहाँ पे अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो उसके बाद भी अगर एक अच्छा वॉल्यूम मार्केट में देखने को मिल जाता है हमें, जैसे दिसंबर अभी एंड हो रहा है, हो सकता है हमें एक अच्छा वॉल्यूम जनवरी के स्टार्ट में देखने को मिल जाए, तो यहाँ से फिर चांसेस बनेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक कर जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं देखूँ तो अभी सपोर्ट ब्रेक हुई भी है। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ से बाउंस बैक किया था BTC के प्राइस ने और फिर 17,000 तक भी गया था इस जोन से टेस्ट। ये जो जोन है ना हमारा 16,500 के थोड़ा सा नीचे वाला, यहाँ से बाउंस बैक BTC के प्राइस ने लास्ट टाइम प्रीवियस की कुछ कैंडल्स में डेली में किया था। तो ये भी एक हमारा हो सकता है कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल भी जाए, लेकिन एक अच्छी वॉल्यूम हमें चाहिए होगी EMA10 को ब्रेक करने के लिए। और अभी करंटली हम बात करें तो अभी प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है कि ये अभी EMA10 तक भी जाना BTC के लिए मुश्किल हो रहा है डेली के अंदर। तो आप ये कम से कम कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो आज हमें 16,500 प्लस पे कम से कम कैंडल देखने को मिले, या 16,700 16,800 इस पे देखने को मिले, तो वो थोड़ा सा एक BTC के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज 16,500 के नीचे हम आ गए, कैंडल क्लोजिंग हो गई, प्राइस स्टेबल हो गया, तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई हम और लोअर जोन को टेस्ट कर सकते हैं, 16,300 को, 16,000 को। इस जोन के बाद अच्छी सपोर्ट तो 16,000 पे ही है, लेकिन मैं अगर माइनर सपोर्ट की बात करूं तो 16,200 पे भी इसकी एक सपोर्ट है बिटकॉइन की। इसको मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चेक कराता हूं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं देखूं तो ये देखें रेजिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है BTC का प्राइस, बिल्कुल यहाँ पे 4 आवर की कैंडल के अंदर। अभी 4 आवर की कैंडल को क्लोज होने में 3 आवर 51 मिनट रिमेनिंग है, और अभी इसको काफ़ी स्ट्रगल लग रही है। इवन 16,500 को भी ये सही से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक आप चीज़ नोट करें कि ये कैंडल क्लोजिंग हमारी इसके नीचे हुई, इस कैंडल ने बाउंस बैक करने की ट्राई की, प्राइस गया 16,500 के ऊपर, लेकिन 4 आवर की कैंडल हमें कहाँ देखने को मिली, 16,500 के नीचे। तो ये एक बता रही है कि अभी कोई इतनी खास प्राइस में स्ट्रेंथ हमें शो नहीं हो रही है BTC के। तो इस वक्त जो है ना आप ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहें और ट्रेडिंग ना करें तो वो बेहतर है। ये देखें 16,500 कोई BTC अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सिर्फ थोड़े से उसका ही फासला है, तो वो अभी ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। इसको एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। देखें ड्रॉप हो रहा है BTC का प्राइस। तो ये अगर 4 आवर के अंदर ये कैंडल भी हमारी अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर उससे और हमें यही कंफर्मेशन मिलेगी, कोई इतनी अब BTC में अभी फ़िलहाल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। तो 4 आवर में भी कोई इतनी बिटकॉइन की खास कंडीशन नहीं बनी हुई है। वॉल्यूम अभी ट्रेंड अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे थोड़ा सा डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाना चाह रहा था। कल के अंदर मैंने जब आपको अपडेट दे रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा भाई BTC को देखें यहाँ पे कितनी मतलब कि मेहनत करनी पड़ रही है 16,500 के ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे कल मैंने बताया था आपको कि भाई ये देखें यहाँ पे रिजेक्शन मिली, यहाँ रिजेक्शन मिली, फिर थर्ड टाइम BTC ने ब्रेकआउट यहाँ से किया, वो भी लो वॉल्यूम के साथ, ये भी मैंने आपको कल बताया था। फिर आप देखें प्राइस स्टेबल रह पाई, वॉल्यूम नहीं आ पाया, लेकिन ठीक है ना, उसके बाद वापस प्राइस ड्रॉप हो गया आज। तो ये मैं बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि हमें जो है एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि प्राइस को अपनी रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने के लिए क्या ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ी। अगर मैं यहाँ से देखकर, मैंने यहीं से देख के अंदाज़ा लगा लिया बिल्कुल टेक्निकल एतबार से कि भाई यहाँ पे आप देखें एक छोटी सी माइनर रेजिस्टेंस को BTC ब्रेक नहीं कर पा रहा,
इवन के प्राइस आया 16,480 तक, फिर 16,583 तक गया, रिजेक्शन ले ली, फिर रिजेक्शन ले ली, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो ये इससे एक अंदाज़ा हमें यही हो गया था कि मार्केट में इतना कोई ख़ास अभी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखें BTC का प्राइस कल के मुकाबले और डाउन आया हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मैं अगर बात करूँ ना, तो इतनी कोई ख़ास यहाँ पे कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, एक मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन को भी आप नोटिस कर लें। इसका मैं आपको कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। हाँ, अब ज़रा ये नोटिस कीजिएगा, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली, रिजेक्शंस नोट कीजिएगा, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली, ठीक है। और एग्जैक्ट कल की जो मैंने आपको बताई थी ना, जब ये प्राइस इसके ऊपर था, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिली। 3 बार इस ट्रेंड लाइन ने हमें रिजेक्शन दी है, ठीक है ना। ये मैं 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूँ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर BTC यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, इस जोन से बाउंस बैक BTC कर जाता है, तो भाई ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है $16,578। जो इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर बाउंस बैक करता भी है तो ये ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर एक अच्छी वॉल्यूम आ गई तो फिर ये ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ऐसे ही लो रही तो फिर भाई ये ट्रेंड लाइन के पास अगर प्राइस बाउंस बैक कर भी जाता है इतनी स्ट्रगल करने के बाद, तो ये इसका रिजेक्शन जोन बन सकता है फिर। तो इस ट्रेंड लाइन का आपने ख्याल रखना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें रेजिस्टेंस दे रही है ऑलमोस्ट। हमें यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 बार तो हमें रिजेक्शन मिल चुकी है और हर तीनों बार हमें लोअर लो देखने को मिला। यहाँ पे से रिजेक्शन मिली, लोअर लो बना, यहाँ से रिजेक्शन मिली, लोअर लो बना, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे अगेन लो आ गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी। तो ये BTC की अपडेट थी। अभी सिंपल वर्ड में अभी कोई इतना खास मार्केट में हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा। 16,500 अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है और $16,800 की रेजिस्टेंस भी बहुत एक अभी इसके लिए हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रही है BTC की। तो आई होप BTC की अपडेट आपको क्लियर होगी। आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताते हैं अपडेट क्लियर है तो फिर हम इथीरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं ट्रेडिंग हामिद भाई ट्रेडिंग व्यू पे ही चार्ट देखता हूँ। अच्छा, जो लोग मेरे भाई मुझे कॉइन सजेस्ट कर रहे हैं टेक्निकल एतबार से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको बाद में बता दूँगा। जब मैं ख़ुद आपको बोलूँगा आप ज़रा मुझे अपने कॉइन बता दें तो फिर मैं उसका TA करके बता दूँगा, ठीक है। कॉइन्स की अपडेट मैं आपको लास्ट में दूंगा जो आप कॉइन बोलेंगे, ठीक है ना। अभी मुझे सिर्फ ये बताएं क्लियर है। हसन भाई बोल रहे हैं ठीक है क्लियर है। आप लोग भी मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इथीरियम की अपडेट की तरफ। क्योंकि आज हम बिटकॉइन इथीरियम अपडेट दूंगा, फिर ऑल्ट कॉइन मार्केट को थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे और कॉइन मार्केट कैप पे मार्केट कैप चेक करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा, फिर आपके मैं कॉइन्स के TA आपको बताऊंगा। तो आप ज़रा मुझे थोड़ा सा ज़रा कमेंट करके बता दें क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है क्लियर है, चलें हम आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अब ज़रा हम बढ़ते हैं इथीरियम के ऊपर। इथीरियम को हम देख लें। इथीरियम का प्राइस भी $1200 के अंदर ही है। अभी भी कोई इतना ख़ास इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये अभी हमने 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इथीरियम ने यहाँ से ट्राई किया था, यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। प्राइस कुछ टाइम स्टेबल भी रहा, EMA 10 भी ब्रेक किया, प्राइस उस पर स्टेबल भी रही, मगर हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। लो वॉल्यूम इथीरियम के अंदर था, जिसकी वजह से अगेन हमारी ये सपोर्ट ब्रेक हो गई। $1295 की हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही है। $1200 इसे हम राउंड ऑफ करके मान लेते हैं। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ तो यहाँ पे इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ये है इथीरियम की। जो यहाँ पे हमारी सपोर्ट बनेगी $1185 की बनेगी। यहाँ पे अगर मैं लास्ट टाइम देखूँ तो ये काफ़ी रेजिस्टेंस का बाइस बना था इथीरियम के लिए। और फिर अगर मैं इस जोन पे देखता हूँ तो यहाँ से जब प्राइस टेस्ट हुआ था तो फिर यहाँ से इथीरियम ने अच्छा बाउंस बैक किया था। अब यहाँ पे हमें नोटिस करना है क्या इथीरियम इस जोन से क्या अगेन टेस्ट करने के बाद बाउंस बैक कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ब्रेक कर जाए और हमारा ये लेवल टेस्ट हो जाए। वैसे अगर मैं इथीरियम की बात करूँ, एक अच्छी सपोर्ट तो इथीरियम की यहाँ पे है $1160 के ऊपर, अच्छी सपोर्ट जो अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन 4 आवर में अगर मैं यहाँ से बात करें तो 1185 पे इसकी एक सपोर्ट आ रही है। अगर ये हमारा प्राइस टेस्ट हो जाता है इथीरियम का तो फिर ये एक जोन वो है जहाँ से थोड़े बहुत चांसेस हैं कि शायद ये बाउंस बैक करे। क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ से देखें तो यहाँ से बाउंस बैक किया था इथीरियम ने, और उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज हैं पहली वो यहाँ पे एक $1195 की है जहाँ पे EMA 10 की भी है। फिर उसके बाद $1200 पे, फिर 1216 से लेकर $1220 तक, ये सारी
इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने रेजिस्टेंसेस बनाई हुई हैं। और यहाँ पे हमें जब तक बिटकॉइन जैसे 16,800 और 17,000 पे नहीं जाएगा तो इथेरियम को भी यहाँ से जो है ना इसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम रहेगी। $1220 का जो प्राइस लेवल है ये भी इथेरियम जब भी ब्रेक करेगा जब BTC 16,800 के ऊपर जाएगा। तो करंटली जैसे BTC कोई इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर रहा तो इथेरियम में भी हमें कोई इतनी ख़ास कोई परफॉर्मेंस देखने को मिल नहीं रही है। यहाँ से मैं बात करूँ तो 4 आवर की कैंडल अभी हमारी रेड में ही बन रही है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ जो ये जो हमारा सपोर्ट इधर से ब्रेक हुई थी उसने यहाँ पे प्राइस टेस्ट किया 1184 तक, फिर बाउंस बैक करने की ट्राई की। इस कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पे इवन ये यहाँ तक रेजिस्टेंस तक भी प्राइस नहीं पहुँच पाई। यहाँ रेजिस्टेंस इसकी 1195 है, प्राइस इसकी कोई 1193 यहाँ तक आई और कैंडल क्लोजिंग वापस इसी जोन पे हो गई 1190 पे 4 आवर की। ठीक है, सिर्फ आप ये देखें कि 4 आवर में प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है और बाउंस बैक सिर्फ कितना सा किया है। ठीक है ना, तो इथेरियम भी अभी परफॉर्म अभी ऐसा कोई नहीं कर रहा। और अभी इथेरियम की जो 4 आवर की कैंडल अभी ये हमारी बन रही है, अभी हमें रेड में देखने को मिल रही है। हो सकता है ग्रीन में भी बन जाए, यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम अच्छा चाहिए। अगर ऐसे ही लो वॉल्यूम रहा, अच्छा लो वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस टेस्ट होता है ना अपनी जैसे इस सपोर्ट से लेकर इस रेजिस्टेंस पे, अगर लो वॉल्यूम के साथ बड़ी स्ट्रगल करके इथेरियम का प्राइस आता है तो फिर उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले ले। एक अच्छा वॉल्यूम हमें यहाँ से चाहिए होता है ब्रेकआउट के लिए, किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, चाहे वो बिटकॉइन की हो, इथेरियम की हो या किसी भी ऑल्ट कॉइन की हो। तो करंटली हम देखें तो 3 आवर 42 मिनट रिमेनिंग है। हो सकता है हमारी ये कैंडल जैसे अभी मैं रेड में थी तो मैंने आपसे बोला हो सकता है ग्रीन में भी हो सकती है, तो देखें ग्रीन में हो गई। तो ये हमें जब भी खैर कंफर्मेशन होगी जब टाइम पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी रहता है इसके अंदर 3 आवर 42 मिनट रिमेनिंग है। तो अगर ये समझें लो वॉल्यूम के साथ 4 आवर में टेस्ट होता है तो फिर इसके रिजेक्शन होगी। लेकिन अगर अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक करता है इथेरियम का प्राइस, फिर ये रेजिस्टेंस ईजिली ब्रेक कर सकता है इथेरियम। तो इथेरियम की मैं आपको कैंडल क्लोजिंग की बात करूं तो कम से कम भी 1200 प्लस पे होनी चाहिए अगर इथेरियम को इन फ्यूचर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना है। तो $1200 के ऊपर हो तो वो थोड़ा सा बेहतर है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 1260 से इसकी कैंडल क्लोजिंग नीचे ना हो, ठीक है ना, तो फिर वो एक अच्छी इथेरियम के लिए जो है ना प्राइस के लिए बात नहीं रहेगी। फिर वहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल गई तो उससे हमारे चांसेस और इंक्रीज़ हो सकते हैं कि हम थोड़े और लोअर जोन को टेस्ट करें। ठीक है, तो ये हमारी इथेरियम की अपडेट थी। आई होप आपको क्लियर होगी। आप ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ें। अदनान भाई सिंपल वर्ड में मैं वॉल्यूम इसको बोलूँगा कि मार्केट में पैसा कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, टेक्निकल एतबार से चाहे जो भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन जब तक आपकी मार्केट के अंदर पैसा नहीं आएगा ना तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। ठीक है ना, प्राइस को ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पैसा आएगा तो टारगेट हिट होगा। ठीक है ना। अब्दुल्ला गुजर भाई सिग्नल नहीं है आज कोई, और सिग्नल से अभी अवॉइड कीजिए। मार्केट को मैं आपको अभी रीड करके यही तो बता रहा हूँ कल से कि भाई मार्केट इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही है, ट्रेड से अवॉइड कीजिए। ठीक है, अच्छा चलें अब ज़रा हम यहाँ पे चलते हैं, एक नज़र यहाँ पे हम वॉल्यूम को देखते हैं। 797 मेरे पास से हो रहा, ये देखें अभी मैंने रिफ़्रेश किया है, यहाँ पे 797 था, अब 791 हो गया। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 0.86% डिक्रीज़ हुई है मार्केट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 317 बिलियन पे आ गई है। और इथेरियम और BTC की मार्केट कैप अगर मैं नोटिस करूँ तो कल आई थिंक जब हम लाइव कर रहे थे तो 319 बिलियन पे थी BTC की टोटल मार्केट कैप, और इथेरियम की थी 146-147 के करीब। तो इनमें कल के मुकाबले आज और पैसा निकल गया है। अगर हम परसों देखें तो 2 से 3 दिन पहले BTC की 323 थी और इथेरियम की 147 बिलियन थी, जो कि हम देखें तो पिछले 2 से 3 दिन में इतना इथेरियम और बिटकॉइन से पैसा निकल चुका है। जब इन दो कॉइन्स में से पैसा निकलता है, जब BTC में से पैसा निकलता है और इथेरियम में से भी निकल रहा होता है, टोटल मार्केट कैप से भी पैसा निकल रहा होता है, तो वो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई मार्केट से पैसा अभी कंटिन्यू फिलहाल निकल रहा है और ट्रेंड अभी हमारा डाउनवर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्केट कैप को नोटिस कर लेते हैं। आज की 317 बिलियन और 145 बिलियन इथेरियम की, ये हमारी आज की मार्केट कैप है। और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर मैं देख लूँ तो आज भी हमारा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 28 पे, लोग अभी भी फेयर में हैं और लोग अभी भी इस चीज़ को लेके परेशान है कि भाई मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे जा सकती है। ठीक है ना, लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी ये हैं कि भाई मार्केट और नीचे गिर सकती है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं डेली में देखूँ, यहाँ पे मैंने डे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और टॉप 100 मैंने ऑल्ट कॉइन यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारी ऑल्ट की मार्केट रेड में, इवन कल भी हमारी मार्केट रेड में थी, मोस्टली परसों भी रेड में थी। तो मार्केट हमारी 2-3 दिन से रेड में हमें ऑल्ट कॉइन की देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं बिटकॉइन कैश को देखूँ तो -4% ड्रॉप हुआ एक दिन में। डॉज को देखूँ तो -4.5% रहा है। AXX -6.2% रहा है। QNT -4% रहा है। और यहाँ पे लिंक 3.7% ड्रॉप हुआ है। लिंक यहाँ पे एक दिन में 3.7% का इसने ड्रॉप लिया है और वीक में 9% का लिया है। तो इतनी कोई ख़ास सिचुएशन बनी नहीं है ऑल्ट कॉइन के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा है तो भाई सारे ऑल्ट कॉइन गिरते हैं, सीधी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन अगर गिर रहा है तो और कोई अच्छे स्टेबल ऑल्ट कॉइन जो हैं फंडामेंटल्स वाइज वो ऊपर जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। और जो ऑल्ट कॉइन मार्केट है वो BTC को फॉलो करती है। जब तक बिटकॉइन बेहतर नहीं होगा तो ऑल्ट कॉइन भी बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे AVX देखें, यहाँ पे -4.3% है। CSZ -4.3% ड्रॉप है। हर अच्छा ऑल्ट कॉइन आपको जो है अभी डाउन में मिलेगा, क्योंकि अभी BTC भी गिरा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी मैं कंडीशन अगर देखूँ 1 आवर में क्या है, 1 आवर के अंदर देखें तो 1 आवर में भी कोई अभी हमें इतनी खास सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही कि भाई कोई ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, अच्छा ऑल्ट कॉइन। अभी इसमें भी हमें मोस्टली जो है ना कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही किसी भी ऑल्ट कॉइन में। हर कॉइन मोस्टली अभी कॉइन अभी जो है रेड में ही चल रहा है। तो अभी इतनी कोई ख़ास ऑल्ट कॉइन की मार्केट नहीं चल रही है, तो आप लोग अभी ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर रुक जाएं, अभी मैंने आपके कॉइन्स का नहीं कहा है। 1 मिनट ज़रा हम यहाँ पे अभी मैं आपको एक रिवीजन करा दूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके कॉइन्स या आपके सवालात को देखूँगा, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पूरी ये मैंने वीक में आपको 4 टॉपिक पढ़ाएं जिनका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ एक शॉर्ट में, क्योंकि वैसे तो गाइड के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो इसी तरह से जो हमने वीक में आज पढ़ा उसका मैं आपको क्विक एक रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, वीक में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज़ वेब 3.0। तो जिन लोगों से मिस हो गया या जिन लोगों को समझ आ गया, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रा सुन लें। देखें, वेब 3.0 क्या था उससे पहले मैं आपको बताता हूँ वेब 1.0। वेब 1.0 जो है वो इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन थी जो 1992 से लेकर 2004 तक चली थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, इंटरनेट के ऊपर जिसकी वेबसाइट होती थी ना वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करता था और लोग यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर थे। लोग जाते थे, सर्च करते थे और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते थे, ठीक है। इंटरनेट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, वेबसाइट स्टैटिक होती थी। हम अपना डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे। डेटा इंटरनेट पे वही अपलोड करता था जिसकी वेबसाइट होती थी वेब 1 के दौर में, जो कि हमारा 1992 से 2004 तक, जिसे हम कहते हैं भाई ये वेब 1 का दौर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेब 1 के अंदर हमें कुछ कमियां थी कि हम इंटरनेट पर इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उसका सॉल्यूशन लेकर वेब 2 आया। वेब 2 2004 से लेकर और अभी तक जो दौर चल रहा है वो वेब 2.0 का ही चल रहा है, जिसके अंदर क्या हुआ, हम वेब 1 में हम इंटरनेट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे और इंटरनेट क्या होता था, इंटरनेट पे हम लोग कंज्यूमर होते थे। अब यहाँ पे वेब 2 में क्या हुआ, इंटरनेट कंज्यूमर बन गया। यहाँ पे हम इंटरनेट पे इंटरेक्ट करने लग गए, हम अपना डेटा अपलोड करने लग गए, अपनी चीज़ें शेयर करने लगे, अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोस हम इंटरनेट पे शेयर करने लग गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इंटरनेट कंज्यूमर बन गया क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वेब 2 के अंदर हमारे जो वेब 2 के अंदर जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे क्या हुआ, हम अपनी इन्फॉर्मेशन देने लग गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हो, फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हो, वो आप चीज़ें अपलोड तो करते हो लेकिन वो जाती कहाँ है स्टोर होने, वो फेसबुक के सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे, वहाँ जाके वीडियोस स्टोर होती हैं। यानी एक तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारी प्राइवेसी का जो है ना, और यहाँ पे हम अपना डेटा भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे होता है क्या है इसके अंदर, यहाँ पे प्राइवेसी बेसिकली इशू आता है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो यूट्यूब को या फेसबुक को समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो वो चाहे तो आपकी चीज़ को रिमूव भी कर सकता है। यहाँ पे आपके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ये हो गई वेब 2 के अंदर। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आप अगर कोई अपना डेटा अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई ऐसी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की, आपने कहा यार मेरे फ़ोन में कभी कोई वायरस आ जाए या कुछ फ़ोन मेरा गिर जाए तो मेरी कोई पिक्चर्स या वीडियोस ऐसी हैं जो मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, गूगल ड्राइव पे, ठीक है ना, सेफ साइट के, भाई यहाँ पे मेरा डेटा सेव है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल ड्राइव पे अपना डेटा अपलोड करते हो तो यहाँ पे क्या होता है,
इधर आपका डेटा सिक्योर नहीं है। क्योंकि सिक्योर से मुराद किस सेंस में बोल रहा हूँ, वैसे तो सिक्योर है, लेकिन अगर गूगल ड्राइव चाहे तो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्राइवेसी एक इशू ये भी है। और यहाँ पे दूसरी प्राइवेसी इशू ये है कि आप जो भी इंटरनेट पे वेब 2 के ऊपर प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो वो आपकी चीज़ों को नोट कर रहा होता है। गूगल और फेसबुक आपको नोट कर रहा होता है। फिर जब आपकी इन्फॉर्मेशन को वो नोटिस कर रहा होता है कि भाई ये जो बंदा है, इस बंदे का ये नाम है, इसने ये अकाउंट बनाया है, वो ये इस टाइप की चीज़ों को सर्च करता है। फिर जो आपके डेटा को वो नोटिस करके आगे डिफरेंट बड़ी कंपनीज को बेचने लगा। जब वो बेचने लगा तो वो हमारे डेटा से पैसे बनाने लगे, और हमारे पास जो हम सर्च करते हैं चीज़ें, उससे रिलेटेड ऐड आने लगे। तो वेब 2 के अंदर ये प्राइवेसी इशू आ रहे थे, ठीक है। तो जिसका हल लेकर वेब 3 लेकर आना चाह रहा है। वेब 3 क्या है? वेब 3 के अंदर ये है कि इसको ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी समझें, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास, जिसकी जो डिसेंट्रलाइज होंगे। इसके अंदर जो है ना, आपका डेटा का राइट आपके पास ही होगा वेब 3 में। वेब 2 के अंदर जो है हमारी जैसे प्राइवेसी जैसे सिक्योर नहीं होती थी, और उसके बाद हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती थी। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जैसे वेब 3 लेकर आ सकता है। हमें आने वाले टाइम में वेब 3 के ऊपर ऐसे क्लाउड बेस्ड सर्वर मिल सकते हैं कि जिसमें हम डेटा अपना अपलोड करें, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और यहाँ पे आपका डेटा आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप उसे चाहो तो सेल करो, या आप उसे चाहो तो ना सेल करो। आप अपना जो भी डेटा अपलोड करोगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, और कोई बंदा उसे नहीं देख सकता। और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, और यहाँ पे आप जिस तरह का कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर जो है ना, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता है, उस पर कोई आपको पाबंदी नहीं लगा सकता। क्योंकि ये यहाँ पे जो है, ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होगा। इसके ऊपर कोई एक अथॉरिटी नहीं होगी जो आपकी चीज़ों को चाहे रोक दे। ये डिसेंट्रलाइज होगा पूरा सिस्टम। तो इस टाइप का हल लेकर वेब 3.0 लेकर आएगा। तो ये वेब 3.0 है, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज बेस्ड होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट था। ये मैंने एक शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दिया। ये मैंने मंडे वाले दिन टॉपिक पढ़ाया था। वैसे आप चाहें तो गाइड में आके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ज़रा जल्दी से हम आगे चलते हैं। मैंने आपको इस वीक जो है 3 इंडिकेटर भी पढ़ाए थे। पहला इंडिकेटर मैं आपको बता दूं कहाँ से आता है। देखें, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे, या इंडिकेटर से, इसके आगे इंडिकेटर टेम्पलेट से आप जिसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। इसमें मैंने पहला इंडिकेटर बनाया था मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन। ये आप जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया था कि फ्री अकाउंट पे ट्रेडिंग व्यू के आपको 3 से ज़्यादा इंडिकेटर अलाउ नहीं होते, तो आप 3 से ज़्यादा एमए नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे आप ये इंडिकेटर आप जैसे ही लगाएंगे ना, आपके पास देखें कितने सारे ईएमए आ जाएंगे। आप चाहें तो इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूंगा। मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई इसको आपने कैसे यूज़ करना है। ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इसका मैं फिर भी आपको एक जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ। इस तरह से आपके पास ये इंडिकेटर आएगा। आपके पास ये ईएमएस के अंदर 20 से लेके 55 तक सेट हुए हुए होंगे। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये सारे आपके पास ईएमएस इसके अंदर सेट होंगे। इसका आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें। जब आपका ईएमए 20 सबसे ऊपर हो और ईएमए 55 सबसे नीचे हो, तो ये हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री इसके अंदर जब लेनी होती है जब हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। जैसे ये मेरी रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुई, यहाँ पे मुझे इंडिकेटर ने ट्रेंड रिवर्सल का भी बता दिया, तो यहाँ से मैं एंट्री एक लूँगा तो मुझे एक अच्छा गेन मिल सकता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूँ, अगर जैसे शॉर्ट ट्रेड उसके लिए, शॉर्ट के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लॉन्ग ओपन किया, अब यहाँ पे जैसे मुझे एक इंडिकेटर दे रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब ये मेरी एक सपोर्ट है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कैसे यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि भाई यहाँ पे मैंने देखा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब येलो वाली सबसे नीचे, रेड वाली सबसे ऊपर है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड जब हमारा चेंज हो जाए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट गिर सकती है। उसके बाद जैसे ही हमारी सपोर्ट ब्रेक होगी तो हमें और कंफर्मेशन है भाई मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकती है। तो इंडिकेटर इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसका सिंपली कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको थोड़ा सा तेज़ी में बताया, बट आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी एंड में आपको बता दूंगा गाइड में वीडियो कहाँ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर और बताया था, यहाँ पे सेकंड डे, वो था हमारा यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग जिगजैग पिवट्स। ये आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। ये इंडिकेटर क्या करेंगे, आपको स्विंग एंट्रीज़ के बारे में थोड़ी गाइडेंस दे देंगे कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ पे एक स्विंग एंट्री, आप ये अच्छी सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक ये एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने मौजूद है।
यहाँ पे मैंने देखा भाई एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है ना, इस पिवट पे यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। यहाँ से देखते हैं प्राइस बाउंस बैक करता है नहीं करता। इस इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट थी। यहाँ से देखें प्राइस ने बाउंस बैक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये रेजिस्टेंसेज इस इंडिकेटर ने बता दी कि भाई 1 आवर के अंदर ये रेजिस्टेंसेज हैं। R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस, R2 सेकंड रेजिस्टेंस, R3 थर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखें यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस 1 ब्रेक की, रेजिस्टेंस 2 ब्रेक की, रेजिस्टेंस 3 ब्रेक की, फिर इसके बाद यहाँ से इसने ड्रॉप लिया। तो इस इंडिकेटर के अंदर हमें ये जो इंडिकेटर है हमें एक ये बताता है कि मार्केट में अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे हमें ये लाइन देखने को मिलती है जिगजैग, जो कि हमें हाई लो बताती है। ये हमारे पिवट्स होते हैं जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दें, और ये हमारे पिवट्स के हाई और लो हैं, उसके प्राइस मेंशन हुए हैं कि भाई इस जोन में हाई ये बना, इस जोन में लो ये बना, और ये हमारी वॉल्यूम बार है। ये इस इंडिकेटर के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सेकेंड डे पढ़ाया था डिटेल में, तो इसको भी वीडियो आप जाके गाइड में देख सकते हैं। और लास्ट जो मेरा इंडिकेटर है वो मैंने आपको कल ये बताया था, बिल विलियम 3 लाइन इंडिकेटर। या आपके ऊपर है, आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करें जिससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलें, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, वो इंडिकेटर यूज़ करें। इसकी मैंने आपको सेटिंग ये बताई थी कि आपने इसकी सेटिंग ऐसे ही रहने देनी है। बस आप चाहें तो इसके कलर्स को चेंज कर लें। मैंने आपको बताया था कि भाई आप वाइट, एक जो EM है यहाँ पे 5 है, इसको वाइट कर लें, और इसको आप यहाँ पे ब्लू कर लें। यहाँ से आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। और एक मैंने आपको कहा था कि भाई आप रेड कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस इंडिकेटर की सेटिंग कर लें, और इस तरह से आपको इंडिकेटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इसका सिनेरियो है कि भाई आपने, जब आपको पैटर्न ये देखने को मिल जाए कि भाई EMA 5 ऊपर हो, ठीक है, EMA 8 सेंटर में हो, और लास्ट EMA 13 हो, इस तरह से यहाँ से हमें पैटर्न रिवर्स देखने को मिल गया। लेकिन हमने एंट्री नहीं ली। एंट्री हमने जब ली जब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ हमने एंट्री ली, और यहाँ हम टेक प्रॉफिट लेके बाहर आ गए रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है ना हमें इसको ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। डाउन के अंदर 4 आवर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जोन पे मुझे क्या हुआ, मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई इस जोन पे मार्केट रिवर्सल मारने वाली है, ठीक है, रिवर्सल होने वाली है, गिरने वाली है इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैंने देखा भाई रेड वाली ऊपर आ गई, पैटर्न रिवर्स हो गया, ब्लू वाली सेंटर में, वाइट वाली एंड में। अब यहाँ पे मैंने कहा भाई पैटर्न रिवर्स हो रहा है, लेकिन मैं एंट्री जब लूँगा जब मेरी सपोर्ट ब्रेक होगी। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली, यहाँ मेरी सपोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन ले ली कि भाई मार्केट गिरने वाली है, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। मैंने देखा भाई ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, यहाँ मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ मैं SL रखता हूँ, यहाँ मैं टेक प्रॉफिट रखता हूँ, तो ये हमारे पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर के अंदर हमें सिंपली ट्रेड करनी होती है। तो ये एक मेरा शॉर्ट टाइम में मैंने आपको रिवीजन कराने की कोशिश की। अब मैं बता देता हूँ ये वीडियोस कहाँ पे हैं। ये देखें, प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो हमारा मंथली ग्रुप है उसमें यहाँ पे आप गाइड में आएंगे, गाइड नंबर 10 लर्निंग लेक्चर्स के नाम से यहाँ पे सारे इंडिकेटर मेंशन हुए हैं। वेब 3.0 के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल रिबन इंडिकेटर के बारे में बताया हुआ है, स्विंग ट्रेड, जिगजैग इंडिकेटर के बारे में बताया, जो मैंने अभी रिवीज कराएं वो ये मैंने इंडिपेंडेंट या मैंने इंडिविजुअली भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये बिल विलियम 3 लाइन इंडिकेटर ये भी मैंने आपको बताया है अभी, तो ये डिटेल में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी लर्निंग लेक्चर्स की वीडियोस आप गाइड में आके देखें ना, तो उन्हें थोड़ा सा आगे करके देखिएगा। थोड़ा सा मतलब जैसे 15 to 17 20 मिनट्स आगे आप करेंगे, फिर आप लेक्चर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो गाइड 10 के अंदर लर्निंग लेक्चर्स की हमारी गाइड है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 से 26 वीडियो अपलोड हुई हुई हैं। इन्हें आप आएँ, देखें, समझें। और अगर मैं मंथली ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी गाइड नंबर 32 है। इसके अंदर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें। अच्छा, अब ज़रा मुझे आप अपने कॉइन्स बताएं, उसका मैं टीए करना स्टार्ट करूँ। देखें, आपका नाम जाहिद भाई, देखें एग्ज़िट आप हमेशा इस तरह से किया करें। मैं आपको वैसे ही नेम बता रहा हूँ। देखें, आपने देखा आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। अब आप लोग अपना स्टॉप लॉस आगे मूव कर लो, ठीक है। कॉइन चाहे कितना भी ऊपर जाता रहे, वो ऊपर जाता रहे कॉइन, आप अपना स्टॉप लॉस आगे मूव करते जाओ, ताकि आप जब भी आपका कॉइन रिकवरी वहाँ से अगर मतलब
रिवर्स भी हो जाए, गिरना स्टार्ट हो जाए, तो आप प्रॉफिट में एग्जिट हो जाओ और आपको ये भी पता चल जाए भाई कॉइन यहाँ तक गया, इसके आपको एक ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकोगे। चलें भाई स्टार्ट करते हैं हमारी ये टी है। मैटिक का भाई ने बोला है, मैटिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैटिक 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया हुआ है। ये इसकी अच्छी सपोर्ट थी मैटिक की, जो प्रीवियस अगर मैं डेज से बात करूं तो मैटिक होल्ड कर रहा था और एक अच्छा बाउंस बैक भी कर रहा था। जो इसकी मैटिक को तंग करने वाली रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो 0.8078 पे बनी हुई थी, और मैटिक की यहाँ पे एक सपोर्ट थी। यहाँ पे लास्ट टाइम इसने एक विक लगाई थी, फिर यहाँ से तेज़ी से बाउंस बैक किया था। मैं इस जोन पे बात करूँ तो यहाँ से अब मैटिक थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है बाउंस बैक करने के लिए। इतना कोई तेज़ी से एक अच्छा बाउंस बैक हमें नहीं देखने को मिलेगा जब तक बिटकॉइन सही परफॉर्म नहीं करता। अगर मैटिक यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो अगर ये जाता भी है तो इसका जो अभी इसको तंग करने वाला जोन बनेगा ना मैटिक को, जो इसके लिए रिजेक्शन का बाइस बन सकता है, वो ये जोन है EMA 10 वाला 0.7690 का जोन है, जो मैटिक को एक डिस्टर्ब कर सकता है अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। एक अच्छा वॉल्यूम हमें मैटिक में देखने को मिल जाता है तो फिर मैटिक वापस अपने इस जोन में आ सकता है। ये इसके लिए पहले एक अच्छी सपोर्ट का काम करता था मैटिक के लिए जोन, अब ये वैसे इसको एक अच्छी रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है मैटिक में तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई इसको मैटिक ब्रेक भी कर दे। ठीक है, सोल को देखते हैं। अच्छा, सोलाना की मैं बात करूं तो 9.50 इसका प्राइस चल रहा है, और अगर हम इसको देखें भाई ये लो कहाँ तक आया है, लो ये 8.04 तक आया है। मतलब काफ़ी एक इसका सोलाना ने लो बनाया है अपना, और अभी करंटली 9.5 पे इसका प्राइस चल रहा है। अगर मैं रिजेक्शन देखूंगा, इसने यहाँ से एक लो लगाने के बाद यहाँ पे इस जोन पे एक इसने लो इसका प्राइस आया 8.04 तक, फिर उसके बाद ये इसने यहाँ से बाउंस बैक किया, और एक यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10.85 से इसको रिजेक्शन मिली है। फिर उसके बाद रिजेक्शन इसकी जो रही है 9.02 तक रही है, उसके बाद से ट्राई कर रहा है बाउंस बैक करने की, लेकिन बिल्कुल EMA 10 की रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे ये EMA 10 की रेजिस्टेंस को ही फेस कर रहा है करंटली $9.5 के ऊपर, और अभी थोड़ी इसको मेहनत लग रही है क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो विक इसने यहाँ तक लगाई थी लेकिन प्राइस वापस EMA 10 के पास ही आ गया। तो EMA 10 अभी इसके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, जो कि 9.5 है। बट अगर ये 9.5 से ब्रेकआउट कर जाता है तो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगी 11.05 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन ये यहाँ पे एक इसकी EMA 50 के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है, जो कि 10.68 के ऊपर है। हबीब भाई, BTC की तो मैंने आते ही सबसे पहले अपडेट दी थी। ठीक है, सोलाना की दे दी। YFII को ठीक है देखते हैं, YFII। अच्छा, $1134 करंटली इसका प्राइस चल रहा है। अच्छा, जब BTC गिरता है ना तो YFI भी, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही या तो गिर जाता है या कुछ ज़्यादा ही ये पंप हो जाता है। थोड़ा सा जो है ना, मुझे इस कॉइन से थोड़ा सा वो होता है कि मतलब ये मार्केट के थोड़ा सा अलग चलता है सिचुएशन से। यहाँ पे जब BTC इन डेज में गिर रहा था तो ये इतना पंप हो गया था, सीधा कहाँ से 1042 से सीधा इसका प्राइस गया था $1929। तो डेली के अंदर भी जो है ना ये इतना पंप कर जाता है और इतना डम कर जाता है। खैर, बट मैं अगर आपको इसकी सपोर्ट की बात करूं तो इसकी ये एक अच्छी सपोर्ट है YFI की 1028। ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। करंटली हम देखें तो $1134 पे इसका प्राइस चल रहा है। EMA 10 से इसको रिजेक्शन मिली है और कंटिन्यू इस ये अभी फ़िलहाल लोअर लो जनरेट कर रहा है, और अभी $1134 की इसकी प्राइस है। यहाँ से बाउंस बैक भी करता है तो इसकी 1200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है EMA 10 के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो $1028 इसकी एक सपोर्ट है YFII की। नहीं मुल्ला खान भाई, देखें अगर वॉल्यूम थोड़ा बहुत भी आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो फिर हाँ चांसेस हैं कि 1200 जाए। बट अभी 1200 से थोड़ा ही अंदर है इथेरियम का प्राइस। XRP को देखते हैं। चलें, बस ये हमारा लास्ट कॉइन है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सेशन को एंड करेंगे।
अच्छा XRP की मैं देखूं तो यहाँ पे XRP का प्राइस आया हुआ है कोई, काफ़ी XRP भी गिरा है। बिटकॉइन ड्रॉप होता है तो XRP भी भाई ड्रॉप होगा। 0.3387 की जो इसकी सपोर्ट थी ये इसकी ब्रेक हो गई है। ये किसकी अच्छी सपोर्ट थी। यहाँ पे अगर मैं आपको XRP की डेली मैंने ओपन किया हुआ है 4 आवर के अंदर ज़रा मैं देखूँ तो ये रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई है 0.3394 पे। और एक ये जो XRP ने बाउंस बैक करने की कोशिश की है वो इस जोन से की है, ये है हमारा 0.3339। यहाँ से XRP कोशिश तो कर रहा है लेकिन अभी हर अच्छे ऑल्ट कॉइन को यहाँ पे अभी प्रॉब्लम फेस करनी है अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। 0.3394 की रेजिस्टेंस है। जैसे ही BTC थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा तो फिर XRP भी अपनी सपोर्ट जब भी ब्रेक करेगा, वो रेजिस्टेंस सॉरी जब भी ब्रेक करेगा। इसकी रेजिस्टेंस है 0.3394 के ऊपर XRP की। EMA के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे इसकी EMA के अकॉर्डिंग 0.3428 पे रेजिस्टेंस बनेगी और करंटली अपनी रेजिस्टेंस के पास ही है XRP का प्राइस। लास्ट टाइम XRP ने ऑलमोस्ट इसी जोन से बाउंस बैक किया था, तो ये लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक किया था और अभी भी यहाँ से ट्राई कर रहा है बाउंस बैक करने की। बट अगर अच्छा वॉल्यूम आएगा तो फिर ये जाएगा। अगर वॉल्यूम लो ही रहता है मार्केट के अंदर तो फिर इसके चांसेस हैं कि वापस अपनी इसी सपोर्ट पे आके टेस्ट कर ले। तो ये XRP की जो है अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा 2022 का लास्ट सेशन था। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से अपनी शुरुआत करेंगे सेशन की 2023 में। और अच्छा, एक आपको अपडेट मैं ये देता चलूँ कि अभी इस पूरे वीक जो हमारा लाइव सेशन हुआ है वो हुआ है शाम 5 बजे, और नेक्स्ट वीक से जो हमारा लाइव सेशन होगा वो वापस अपने टाइम पे ही होगा, रात 10:30 बजे, ठीक है। आपको क्लियर है भाई? दीदार भाई अभी तो आप किसी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, ठीक है। तो चलें अब अपने सेशन को एंड करते हैं, और मेरी दुआ आपके साथ है कि भाई 2023 में आप सबकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हों और आप सबके कॉइन्स भी 10x 20x हों, अल्लाह करे, ठीक है। तो चलें अब अपने सेशन को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।